हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी द इंडियन पैनल कोड 1860 की जो हमारी क्लास सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 के प्रोविज़न डिस्कस करे थे, जिसमें हमने पब्लिक हेल्थ सेफ्टी इनकन्वीनियंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें पब्लिक न्यूसेंस भी पढ़ा था एंड ड्रग और सेल्स से रिलेटेड उनके प्रोविज़न पढ़े थे एंड ऑब्सीन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और लॉटरी के कुछ प्रोविज़न के बारे में भी पढ़ा था। इस चैप्टर में हम ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन से पढ़ने वाले हैं। तो हम सेक्शन 295 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इंजरिंग और डिफेलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विथ इंटेंडिंग टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो इंजरी क्रिएट कर देता है, कहाँ पे इंजरी क्रिएट कर देता है या डिफेलिंग कर देता है, ऐसे प्लेस पर जहाँ पर पूजा की जाती है या फिर किसी व्यक्ति की रिलीजन को या फिर किसी ग्रुप के रिलीजन को इफेक्ट कर देता है, जिसमें कि इंजरी या डिफेलिंग हो जाती है उस प्लेस पर, तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली इसमें डिफाइन किया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। हुएवर, जो कोई व्यक्ति डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, डिफाइल करता है वर्शिप के किसी भी प्लेस को जिसमें डिस्ट्रॉय, डैमेज और डिफाइल करने का प्रोविज़न दिया गया है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो स्केर्ड है बाय क्लास ऑफ पर्सन के द्वारा, मतलब ऐसे क्लास ऑफ पर्सन एज ए ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा वो एज ए रिलीजियन प्लेस पर है जहाँ पर उनके द्वारा पूजा की जाती है विद द इंटेंशन, इस इंटेंशन से कि वो इंसल्ट कर देता है उनके रिलीजन को एज ए क्लास ऑफ पर्सन, इस नॉलेज से कि वो क्लास ऑफ पर्सन को लाइकली कंसिडर्ड जिसमें कि उस प्लेस को वो डिस्ट्रक्शन कर सके, डैमेज कर सके या डिफाइलिंग कर सके एज एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन, उसके रिलीजन को कोई भी इंसल्ट क्रिएट कर सके या उसके प्लेस पर कोई डिस्ट्रक्शन, डैमेज या डिफाइलमेंट कर सके, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि हमें पनिशमेंट दी गई है 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है, ये दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 295A में हम पढ़ते हैं डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडिंग टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन ओवर रिलीजियस बिलीफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डेलिब्रेटली, मतलब जानबूझकर या मैलिशियस एक्ट के द्वारा ऐसा कोई आउटरेज कर देता है किसी की रिलीजियस फीलिंग को, जो कि क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन है, जिसमें कि वो इंसल्ट कर देता है उनके रिलीजन को या रिलीजियस बिलीफ को, तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। तो इसमें आगे बताया गया है, हम पढ़ते हैं हुएवर विद डेलिब्रेट, जो भी जानबूझकर मैलिशियस इंटेंशन के द्वारा उसका कोई बुरा आशय था उस काम को करने के लिए, जहाँ पर वो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या एज ए क्लास ऑफ पर्सन की रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज कर देता है, जिसमें कि सिटीजन ऑफ इंडिया के व्यक्ति हो सकते हैं, इन माध्यम से वो व्यक्ति ऐसा काम करता है वर्ड्स के द्वारा या फिर ऐसे कुछ बोलकर या रिटन लिखकर या साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या अदरवाइज एनी प्रोविजन के द्वारा ऐसा कोई काम कर देता है जिसमें कि वो क्लास ऑफ पर्सन की रिलीजियस बिलीफ को आउटरेज कर देता है डेलिब्रेटली और मैलिजियस एक्ट के इंटेंशन से वो ऐसा कमिट कर देता है जिसमें कि वो इंसल्ट कर देता है या उसका अटेम्प्ट कर देता है उस रिलीजियस बिलीफ को, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है, ये दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 296 में हम पढ़ते हैं डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर देता है तो वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा, उसके लिए क्या प्रोविज़न दिया गया है, इसमें हमें बताया गया है हुएवर, जो कोई व्यक्ति वॉलंटली कॉजेज करता है डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली लॉफुल इंगेज है, जो कि लॉ के द्वारा इंगेज होने के लिए क्या है, लॉफुली एक्वायर्ड है कि वो व्यक्तियों को इंगेज कर सकता है एज ए परफॉर्मेंस फॉर रिलीजियस वर्शिप के लिए एंड रिलीजियस सेरेमनी के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई डिस्टर्बेंस करता है या डिपर्स कर देता है उन व्यक्तियों को, तो उस व्यक्ति को 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट और फाइन या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 297 में हम पढ़ते हैं ट्रेसपासिंग ऑन बurial प्लेस एक्सेट्रा। तो इसमें बताया गया है कोई व्यक्ति दफनाने वाले स्थान पे जाके ट्रेसपास कर देता है तो वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा। तो इसमें क्या प्रोविज़न दिया गया है, आगे पढ़ते हैं हम। हुएवर विद द इंटेंशन, जो कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से कि वो वाउंड कर देता है, मतलब किसी की जो रिलीजियस फीलिंग है उनको क्या है वाउंड कर देता है या इंसल्ट कर देता है उन रिलीजियस फीलिंग को, एंड इस नॉलेज से कि उस फीलिंग से उस
व्यक्ति को वाउंड हो सकता है, मतलब आघात हो सकता है उस व्यक्ति की रिलीजियस बिलीफ को या उसकी फीलिंग को, तो उस पर्पज से वो उसका इंसल्ट कर देता है या ऐसे स्थान पर ट्रेसपास कर देता है जहाँ पर जो कि वर्शिप के पर्पज से यूज़ हुआ है, एज ए प्लेस ऑफ पूजा के स्थान पर अगर वो ट्रेसपास कर देता है, या फिर स्कल्पचर के स्थान पर, मतलब जहाँ पर दफनाने का स्थान था, या फिर जो कब्रिस्तान के स्थान पर ट्रेसपास कर देता है, एंड प्लेस सेट अपार्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फनरल राइट्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि उन जो फनरल राइट्स हैं, जो कि लास्ट हमारा जो अंतिम संस्कार के प्रोविज़न इसमें बताए गए हैं, उनका अपार्ट करते हुए, उनसे सेट असाइड करते हुए उनके परफॉर्मेंस को वो उस स्थान पर ट्रेसपास कर देता है, या और डिपोजिटरी फॉर रिमेन्स ऑफ डेड, मतलब ये डेड के किसी भी पार्ट को बाहर निकाल के फेंक देता है उस ज़मीन से, तो और या फिर वो इंडिग्निटी कर देता है ह्यूमन क्रॉप्स की, मतलब मानव के मृत शरीर के पार्ट को बाहर निकाल के फेंक देता है, या उनके फनरल राइट्स के परफॉर्मेंस को सेट अपार्ट कर देता है, या फिर पार्ट्स को बाहर निकालता है, या डिस्टर्बेंस कर देता है, या ट्रेसपास कर देता है उनके स्कल्पचर वाले प्लेस पर। तो असेंबल होता है फनरल सेरेमनी के लिए, अगर व्यक्ति उनको डिस्टर्बेंस कर देता है तो वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा, वो 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट विद फाइन और दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 298, जिसमें हम अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंडिंग टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग। तो यहाँ पे बताया गया है अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी वर्ड्स के द्वारा डेलिब्रेटली जानबूझकर इस इंटेंशन से रिलीजियस बिलीफ को वाउंड कर देता है किसी अन्य व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं, हु एवर विद डेलिब्रेट इंटेंशन ऑफ वाउंडिंग द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, जो किसी की रिलीजियस फीलिंग को क्या कर देता है, डेलिब्रेटली इंटेंशन से, मतलब जानबूझकर इस इंटेंशन से वाउंड कर देता है। अटर एनी वर्ड्स, मतलब ऐसा कोई वर्ड्स बुदबुदाता है या फिर साउंड निकालता है इन हियरिंग ऑफ दैट पर्सन, जो उस व्यक्ति के सुनने में आ जाए, एंड ऐसा कोई गेस्चर बना देता है उस व्यक्ति की साइट में जो उस व्यक्ति को दिखाई दे सके, ऐसा कोई गेस्चर बनाता है, या प्लेसेस एनी ऑब्जेक्ट इन साइट ऑफ पर्सन। तो अगर वो उस व्यक्ति के ऑब्जेक्ट के पर्पज से ऐसा कोई गेस्चर बनाता है, या फिर कोई वर्ड्स अटर कर देता है, मतलब बुदबुदाता है, या ऐसा कोई साउंड क्रिएट कर देता है जो उस व्यक्ति के हेयर करने की पावर में आता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट, जिसमें कि फाइन एंड बोथ दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 15 यहीं ओवर करेंगे हम, क्योंकि हम आगे चैप्टर 16 के प्रोविज़न भी इसमें डील करने वाले हैं, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। तो अब हम चैप्टर 16 के प्रोविज़न डील करेंगे, इसमें हम ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ सेक्शन ही डील करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अदरवाइज़ हम आगे वाले सेक्शन को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन जिसमें कि इसमें हम पढ़ेंगे ऑफेंस जो लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 299, जिसमें कि बताया गया है हमें कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। तो कल्पेबल होमिसाइड किसे कहते हैं, इसमें हमें डिफाइन किया गया है एज ए डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हम आगे पढ़ते हैं, हुएवर, जो कोई व्यक्ति जो डेथ करता है बाय डूइंग एनी एक्ट, मतलब ऐसा कोई एक्ट कर देता है जिससे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो सके, इस इंटेंशन से कि उससे की डेथ हो सके, या इस नॉलेज से कि उसको कोई बॉडीली इंजरी हो सके उस व्यक्ति को, और उस बॉडीली इंजरी का रिजल्ट क्या होगा, उस व्यक्ति की डेथ, एंड इस नॉलेज से कि उस व्यक्ति की डेथ कमिट हो सके, तो उस केस में वो कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है। तो हम इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बताया गया है, ए लेज स्टिक एंड ट्रफ ओवर ए पिट विद द इंटेंशन देयर बाई कॉजिंग डेथ, ओवर विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी हेयर बाई कॉज जेट, बिलीविंग दैट द ग्राउंड टू बी फर्म एंड स्ट्रीट्स ऑन इट फॉल इन एंड इज किल्ड, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे बताया गया है कि ए ने क्या है, एक गड्ढे पर क्या है, स्टिक्स और ट्रफ, मतलब पत्ते और जो लकड़ियाँ बिछा दिया एक गड्ढे पे, ऐसे दिखाने के लिए कि वहाँ पे गड्ढा नहीं है, इस इंटेंशन से कि उसमें की डेथ हो सके, और जेड इस नॉलेज से बिलीव करते हुए कि वो ग्राउंड की तरह साफ है, क्लियर ज़मीन है, ऊपर चलता है, उसमें गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। तो यहाँ पर ने ऑफेंस करा है कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं,
ए नो जेड टू बी बिहाइंड ए बस, तो ए जानता था कि जेड एक झाड़ी के पीछे है, बी डज नॉट नो, लेकिन बी इसके बारे में नहीं जानता था। ए इंटेंडिंग टू कॉज, इस इंटेंशन से ए क्या करता है, नोइंगली टू बी लाइक, जेड की डेथ करने के पर्पज से, होमिसाइड करने के पर्पज से इंड्यूस कर देता है बी को कि वो बस पर, मतलब वो झाड़ी पर क्या चलाए, फायर करे, एंड बी फायर कर देता है और जेड को मार देता है। तो यहाँ पे बी गिल्टी नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए, लेकिन ए गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड के ऑफेंस के लिए। ठीक है, सिविल स्टेशन में हम पढ़ते हैं ए बाई शूटिंग एट ए फॉल विथ इंटेंडिंग टू किल एंड स्टिल इट एंड किल बी हु इज बिहाइंड ए बस, ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर हेयर although A was doing an unlawful act, he has not been guilty of culpable homicide as he did not intending to kill B or to cause death by doing an act that he know is likely to cause death। तो यहाँ पर एक क्या है, पक्षियों पर शूटिंग करने का पर्पज से खेल रहा था, मतलब वो वहाँ पे शिकार कर रहा था और उनको मार के उनको क्या है, स्टील करना चाह रहा था। तो उस केस में इसमें वो बी को मार देता है जो कि एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। तो बी ए इस बारे में नहीं जानता था कि वो वहाँ पे है। तो यहाँ पर ए ने अनलॉफुल एक्ट करा है, बट उसने कोई कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो गिल्टी नहीं होगा, लेकिन उसने ए को इस पर्पज से, मतलब इंटेंशन से नहीं मारा है, या फिर उससे उसके एक्ट से कोई डेथ कॉज नहीं हो सकती थी, या फिर वो नहीं जानता था कि वो ऐसा करने पर बी की डेथ करेगा। तो यहाँ पर जो ए है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं। तो एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं, ए पर्सन जो कॉज कर देता है बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज़ लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिजीज एंड बॉडीली इंफर्मिटी। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी को बॉडीली इंजरी करता है, बॉडीली इंजरी इस पर्पज से करता है कि वो व्यक्ति पहले से अंडर सफरिंग है, किस बेस पर सफरिंग है, वो किसी डिसऑर्डर के अंतर्गत सफ़र कर रहा है, या डिजीज़ के अंतर्गत सफ़र कर रहा है, या बॉडीली इन्फॉर्मिटी के अंतर्गत सफ़र कर रहा है, इससे कि वो जो बॉडीली इंजरी है वो एक्सलेट कर देता है कि उस व्यक्ति की मतलब बॉडीली इंजरी होने के कारण वो जो डिसऑर्डर, डिजीज़ या बॉडीली इन्फॉर्मिटी है उस व्यक्ति की डेथ कर सके। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है ऐसी बॉडीली इंजरी से, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 में हम पढ़ते हैं वेयर डेथ इज़ कॉज बाय बॉडीली इंजरी। तो यहाँ पे वही प्रोविज़न दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है ऐसी बॉडीली इंजरी से, जहाँ पर वो बॉडीली इंजरी एज ए रिजल्ट किसका होता है, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी, अगर कोई व्यक्ति जो ऐसा करता है बॉडीली इंजरी शैल बी ड्यून टू कॉज डेथ, तो मतलब वो वहाँ पर ये माना जाता है कि वो उसकी डेथ करता है किस पर्पज़ से, कि वो अगर कोई प्रॉपर रेमेडीज़ और स्किलफुल ट्रीटमेंट नहीं लेता है। एज ए पर्सन कोई है जो अस्थमा का रोगी है और उस पर अगर कोई अदर पर्सन अटैक कर देता है जिसमें कि उसकी वो जो अस्थमा की जो डिजीज़ है वो बढ़ जाती है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और अगर उसके लिए कोई प्रॉपर रेमेडीज़ और स्किलफुल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो एज ए बॉडीली इंजरी उसमें रिजल्ट हो सकती है कि उसकी डेथ क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे वही प्रोविज़न दिया गया है कि बॉडीली इंजरी इस लेवल तक है, लेकिन अगर आप स्किलफुल ट्रीटमेंट दें उस व्यक्ति को या प्रॉपर रेमेडीज़ दें तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, उसकी डेथ प्रिवेंट की जा सकती है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर देता है तो वो व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 में हम पढ़ते हैं द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन मदर्स वोम इज़ नॉट होमिसाइड। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी बच्चे की मृत्यु उसकी मदर की कोख में करना एज ए डेथ नहीं है, लेकिन इसमें सेकंड पार्ट में क्या बता दिया गया है, लेकिन अगर वो कल्पेबल होमिसाइड में कब आ जाएगा, जब उस व्यक्ति की डेथ कब हो, जब वो लिविंग चाइल्ड एज ए पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ। तो यहाँ पे अगर उस बच्चे का कोई भी शरीर का पार्ट अगर उस लेडी से बाहर आ जाता है, उसके वोम से बाहर आ जाता है, एज ए हेड है या हैंड है या फिर जो भी फुट है उसकी वोम से बाहर आ जाता है और उसके बाद में अगर उसकी डेथ करी जाती है उस चाइल्ड की, तो यहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। चाइल्ड में बी ब्रिटेंड एंड हैव बीन कम्प्लीटली बोर्न, और या फिर वो कम्प्लीटली बोर्न हो जाता है या सांस लेने लग जाता है और उस केस में उस चाइल्ड की हम डेथ क्रिएट कर देते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं जो हमें आईपीसी के सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया है
कि किसी व्यक्ति की इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ एंड बॉडीली इंजरी टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति जो बॉडीली इंजरी करता है जिससे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो सके, या फिर ऐसा कोई इंटेंशन रखता है जिससे कि बॉडीली इंजरी हो सके, या फिर ऐसा कोई डेथ हो सके, या ऐसा इंटेंशन जिसमें कि बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो यहाँ पे 3 प्रोविज़न दिए गए हैं, या तो वो मारकर या फिर शूटिंग के द्वारा, बहुत सारे प्रोविज़न। इसमें डिफरेंस क्या बताया गया है, हमें डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के प्रोविज़न कुछ दिए गए हैं, जिसमें मर्डर में तो हमें क्या बताया गया है कि इंटेंशन और नॉलेज हाईली प्रोबेबल होगा, लेकिन इसमें कल्पेबल होमिसाइड में क्या बताया गया है कि इंटेंशन और नॉलेज इस प्रोबेबिलिटी है, नॉट इन हाईली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें मर्डर में क्या बताया गया है कि कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में हमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जिनके अंतर्गत ही वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, अदरवाइज वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब जो मर्डर में पनिशमेंट दी गई है वो है डेथ और लाइफ इम्प्रीजमेंट, और जो कल्पेबल होमिसाइड में दी गई है वो है लाइफ इम्प्रीजमेंट और 10 ईयर की इम्प्रीजमेंट। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, जो हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मर्डर की डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एज लाइक द कल्पेबल होमिसाइड, तो हमें ये पूरी तरह जो भी हमने कल्पेबल होमिसाइड के एक्सप्लेनेशन पढ़ी हैं या फिर जो भी इलस्ट्रेशन पढ़े हैं या उनके डेफिनेशन, वो पूरी तरह से हमें याद होना चाहिए। तो मर्डर में हम क्या पढ़ते हैं, मर्डर की सबसे पहले हम इसकी कैटेगरीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट इन केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड द कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो मतलब जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनके अदरवाइज कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। किन बेस पर होगा, अगर कोई एक्ट, इफ़ एनी एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई एक्ट कमिट होता है किसी व्यक्ति के द्वारा कि डेथ हो सके उस इंटेंशन से कि जिसमें कि उस व्यक्ति की डेथ कमिट हो सकती है। तो इसमें सेकेंडली प्रोविज़न क्या दिया गया है, पहले प्रोविज़न में तो दिया गया है कि ऐसा कोई एक्ट करके हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं इंटेंशन रखते हुए कि उस व्यक्ति की मृत्यु करनी है। सेकंड प्रोविज़न इसकी कंडीशन दी गई है कि इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोन टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हुम द हार्म इज कॉज्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से बॉडीली इंजरी करता है, मतलब ऑफेंडर इस इंटेंशन से बॉडीली इंजरी करता है किसी अन्य व्यक्ति को, कि उस बॉडीली इंजरी का रिजल्ट ये होगा, वो ऑफेंडर ये जानता था, उसकी नॉलेज में था कि उस व्यक्ति की इस बॉडीली इंजरी से डेथ हो सकती है, उस हार्म से डेथ हो सकती है, लेकिन वो फिर भी क्रिएट कर देता है। तो सेकेंड कंडीशन हमें ये बताएगी। थर्ड में हमें बताया गया है if it is done with the intention of causing bodily injury to any person or the bodily injury is intending to be inflicted is sufficient in ordinary course of nature to cause death। तो यहाँ पे बताया गया है लेकिन में जो बॉडीली इंजरी था वो उस ऑफेंडर के नॉलेज में था कि वो बॉडीली इंजरी एज ए हार्म उस व्यक्ति की डेथ क्रिएट कर सकती है। थर्ड कंडीशन में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट होता है इस इंटेंशन से कि उस व्यक्ति की जो बॉडीली इंजरी करना है किसी ऑफेंडर के द्वारा, वो बॉडीली इंजरी इज इन्फ्लिक्शन में हुई है, वो बॉडीली इंजरी इस इन्फ्लिक्शन में हुई है कि वो सफिशिएंट कोर्स में है कि इन कोर्स ऑफ नेचर ऑफ कॉज डेथ, मतलब उस व्यक्ति की डेथ कमिट हो सके एज ए सफिशिएंट कोज में वो इंटेंडेड हुई है या इन्फ्लिक्ट हुई है उस ऑफेंडर के द्वारा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन में हम पढ़ते हैं इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नो that it is so imminent dangerous that it must be in all probability to cause death and over such bodily injury as likely to cause death and commit such an act without any excuse for incurring the risk of causing death over such injury as aforesaid। तो इसमें बताया गया है फोर्थ कंडीशन में कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई एक्ट कमिट कर देता है जिसमें कि वो जानता था कि वो इमिनेंट डेंजर का है या जहाँ पर ऑल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसकी डेथ कमिट हो सके उस बॉडी इंजरी से, जिससे कि वो इंटेंशन से करता है या नॉलेज से करता है और वो बिना किसी एक्सक्यूज़ के कर देता है, मतलब विदाउट एनी रिस्क, मतलब वहाँ पर अगर कोई रिस्क कमिट हो रही है तो वहाँ पर वो रिस्क को लेते हुए इनक्योरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग, उसको डेथ करने के पर्पज़ से या फिर उसके नॉलेज या इंटेंशन से बिना किसी एक्सक्यूज़ के वो ऐसा कोई कमिट कर देता है, ऐसा कोई एक्ट कमिट कर देता है जिसमें ऑल पॉसिबिलिटी होती है कि उस अदरवाइज पर्सन की डेथ कमिट हो सके। तो यहाँ पर
ये मर्डर की कैटेगरीज में इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट में हमें बता दिया गया कि ऐसा कोई एक्ट कमिट कर देता है, सेकंड में अगर कोई बॉडीली इंजरी कमिट कर देता है, थर्ड में अगर कोई इंटेंशन से बॉडीली इंजरी कर देता है जिसमें कि इन्फ्लिक्ट हो जाता है कि सफिशिएंट है उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कॉजिंग डेथ में, फोर्थ में अगर इमिनेंट डेंजर है या ऑल पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि उस व्यक्ति के द्वारा उसकी मृत्यु कमिट हो सके, तो इन केस में वो मर्डर कमिट करता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए शूट जेड विद द इंटेंशन टू किलिंग हिम, जेड डाई इन कंसिक्वेंस, बी ए कमिट मर्डर। तो यहाँ पर ए ने जेड पर शूट करा इस इंटेंशन से कि वो उसकी मृत्यु हो सके, उसको मार सके, और जेड उस कंसिक्वेंस में मर जाता है, तो यहाँ पर ए ने मर्डर कमिट करा है। बी में हम पढ़ते हैं ए ये जानते हुए कि जेड इज लेबरिंग अंडर सच डिजीज एंड ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। तो यहाँ पर ए जानते हुए कि वो इज ए सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, और उस केस में क्या है वो उस पर वार कर देता है इस इंटेंशन से कि उसकी डेथ हो सके, एंड स्ट्राइक हिम विद द इंटेंशन टू कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, उसको स्ट्राइक कर देता है, मतलब इस केस में मार देता है ऐसे बॉडीली इंजरी से कि जेड उस ब्लो से उस कॉन्सिक्वेंस में मर जाता है। तो यहाँ पर जेड उस मर्डर का गिल्टी है, और ब्लो माइट हैव बीन नॉट बीन सफिशिएंट इन ऑर्डर, लेकिन अगर वो जो वार है वो जो ए ने करा है वो ऑर्डिनरी कोर्स में क्या है, वो कॉन्सिक्वेंस नहीं है डेथ की, लेकिन वो किसी डिजीज से सफ़र करता है, जेड किसी डिजीज से सफ़र कर देता है, तो इस केस में अगर वो वार किया जाता है उस जेड पर, तो ए के द्वारा उसको मर्डर किया जाता है, जेड का मर्डर किया जाता है, ए के द्वारा जेड का मर्डर किया जाता है। ठीक है, एंड में इंक्लूडेड सेकंड प्रोविज़न में बता दिया गया है कि ए अगर नहीं जानता था कि जेड किसी भी डिजीज से लेबर है या फिर सफ़र कर रहा है उस डिजीज से, और उस केस में अगर वो उस पर वार कर देता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू किल, उसको मारने के पर्पज से, और उसकी मतलब साउंड ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर देता है और इस इंटेंशन से बॉडीली इंजरी कर देता है, तो वो उस केस में मर्डर का गिल्टी नहीं होगा और डेथ के लिए वो लाइबल नहीं होगा, वो बॉडीली इंजरी के लिए लाइबल होगा। ठीक है, सिविल स्टेशन में हम पढ़ते हैं ए इंटेंशनली जेड को एक स्वॉर्ड कट दे देता है, तलवार से ऐसा कोई कट देता है या क्लब वाउंड कर देता है जो कि सफिशिएंट है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसकी डेथ करने के लिए, और जेड उस केस में मर जाता है, तो यहाँ पर ए मर्डर के लिए गिल्टी है, लेकिन यहाँ पर उसका इंटेंशन नहीं था जेड को मारने का, तो भी वो उस मर्डर के केस में गिल्टी होगा। ठीक है, डी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर ऑन ए लोडेड कैनन इनटू ए क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल वन ऑफ देम। तो यहाँ पर ए बिना किसी एक्सक्यूज के फायर कर देता है एक लोडेड कैनन को एक बंदूक के द्वारा, तो फायर कर देता है ऐसे पर्सन, क्राउड ऑफ पर्सन पर, उनमें से एक किसी की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर ए गिल्टी है मर्डर के लिए, ऑल्दो ही मे नॉट हैव बीन प्रीमेडिएट डिजाइन टू किल एनी पार्टिकुलर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे अगर उस व्यक्ति ने पहले से प्री प्लान नहीं बनाया है किसी वन ऑफ देम को मारने के लिए, फिर भी वो वहाँ पे मर्डर के लिए गिल्टी होगा, क्योंकि उसको नॉलेज थी कि यहाँ पे क्राउड है, और उसके केस में अगर वो वहाँ पे बंदूक चलाता है, फायर कर देता है, तो अगर वो ये नॉलेज से जानता था कि उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, कि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो सकती है, फिर भी अगर वो ऐसा काम कर देता है, तो वहाँ पे वो मर्डर के लिए गिल्टी होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, तो हमें ये पूरी तरह से याद होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में पढ़ते हैं, व्हेन द कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर, तो किस केस में नहीं होगा, अगर ऑफेंडर वाइल डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे बताया गया है अगर कोई भी जो ऑफेंडर जो ऑफेंस कमिट कर देता है या कल्पेबल होमिसाइड कर देता है किसी अन्य व्यक्ति का, वो किस केस में कर देता है कि वो डिप्राइव हो जाता है अपनी पावर से, सेल्फ कंट्रोल की पावर से बाहर आ जाता है, बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के द्वारा, मतलब ऐसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के द्वारा वो अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर से बाहर आ जाता है, और ऐसा कोई ऑफेंस कमिट कर देता है या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, मतलब वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, बट वो कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड होगा। कैसे केस में, एंड कॉजेड द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन एंड कॉजेड द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय
मिस्टेक एंड एक्सीडेंटली, या उस व्यक्ति की मृत्यु कर देता है जो उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जो मिस्टेक और एक्सीडेंटली कर देता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन वाले प्रोविज़न दिए गए हैं कि अगर ऑफेंडर अपनी सेल्फ कंट्रोल पावर से बाहर आ जाता है, डिप्राइव हो जाता है, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के द्वारा किसी व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के एक्सीडेंटली डेथ कर देता है, तो इसके एक्सेप्शन क्या होंगे कि वो जो प्रोविज़न जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किस बेस पर होना चाहिए। इसमें फर्स्ट प्रोविज़न दिया गया है कि द प्रोवोकेशन इज नॉट साउट एंड वॉलंटली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज द एक्सक्यूज फॉर किलिंग एंड डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो सेल्फ कंट्रोल से बाहर आने की पावर है, मतलब एज ए इतने उद्धापित हो जाता है वो ऑफेंडर, वो इस केस में नहीं होना चाहिए कि वो सेल्फ प्रोवोक्ड ना हो, मतलब ऐसा नहीं देखा गया हो कि वो वॉलंटरी प्रोवोक्ड हो रहा है अपने आप में, कि वो एक जगह पे बैठा हुआ है और अपने आप को प्रोवोक्ड कर रहा है कि मेरे को इसको मारना है, इसने ये किया है, मेरे को इसको मारना है, और वो अपने आप में किसी व्यक्ति की डेथ कर देता है और वो बाद में बोल देता है कि वो सडन एंड प्रोवोकेशन के द्वारा उसकी डेथ कमिट कर देता है, तो ये एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। और अगर वो हार्म कर देता है किसी अन्य व्यक्ति को तो ये भी एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। तो ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसमें उसका इंटेंशन इंक्लूड होगा कि वो इस इंटेंशन से उस अदरवाइज पर्सन की डेथ करी है, तो यहाँ पे मर्डर में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। सेकेंडली प्रोविज़न क्या दिया गया है कि जो प्रोवोकेशन है वो गिविंग एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ एंड बाय द पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे बताया गया है सेकंड में कि जो सेल्फ कंट्रोल से बाहर की पावर अगर ऑफेंडर आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल से बाहर आ जाता है या सडन प्रोवोक्ड हो जाता है, तो वो किस केस में नहीं होना चाहिए, वो लॉ के ओबीडियंस में नहीं होना चाहिए। एज ए लॉ के द्वारा उसको प्रिवेंट किया गया है किसी एक्ट को करने के लिए, और वो सेल्फ प्रोवोक्ड हो रहा है और वो लॉ के अगेंस्ट में ऐसा कोई कमिट कर देता है, या पब्लिक सर्वेंट जो अपनी पावर का लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है और उनके अगेंस्ट में वो क्या है, सडन प्रोवोकेशन हो जाता है और किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, तो उस केस में वो किसी व्यक्ति का मर्डर करता है, ना कि कल्पेबल होमिसाइड करता है। ठीक है। थर्ड प्रोविजन में क्या दिया गया है कि प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अगर कोई दो व्यक्ति की लड़ाई हो रही है, जहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं और वहाँ पर एक दूसरे को बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करता है और वो उसमें सेल्फ प्रोवोक्ड होकर के उस व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, तो वो प्रोवोकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसने इंटेंशन से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करा है, उसको सेल्फ कंट्रोल के पर्पज से कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर वो प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर देता है एज ए मतलब एक्सक्यूज देते हुए कि वो प्रोवोक्ड हुआ था सडन प्रोवोकेशन के द्वारा, तो इसमें एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। ठीक है। आगे की एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन एनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग द मर्डर इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्रोवोकेशन किया गया है वो ग्रेव एंड सडन है, एनफ है किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए जिसमें कि मर्डर का ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो फैक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका इलस्ट्रेशन से समझते हैं कैसे फैक्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय द प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इंटेंशनली किल वाई जेड चाइल्ड। तो यहाँ पर एक्साइटेड प्रोवोकेशन गिवन बाय द जेड, जेड के द्वारा दिया गया है, और इंटेंशनली किल कर देता है वाई जो कि जेड का चाइल्ड है। दिस इज मर्डर। तो यहाँ पे मर्डर होगा इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय चाइल्ड। तो यहाँ पर प्रोवोकेशन किसी बच्चे के द्वारा नहीं दिया गया है, एंड द डेथ ऑफ द चाइल्ड वाज नॉट कॉज बाय एक्सीडेंटली और मिसफॉर्चून, और उस बच्चे की मृत्यु किसी एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून से नहीं हुई है, तो यहाँ पे वो मर्डर की कैटेगरी में इंक्लूड होगा, वो ए मर्डर के लिए पनिशेबल होगा। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए। तो यहाँ पर अगर वाई जो पर्सन है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है ए को, ए उस प्रोवोकेशन पर फायर कर देता है पिस्टल के द्वारा ए पर, नाइदर इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू किल जेड। तो यहाँ पर वो टेंशन नहीं रखता था या नहीं जानता था कि वो जेड की मृत्यु करने वाला है, और हु इज नियर हिम एंड आउट ऑफ द साइट ए जेड को मार देता है। तो यहाँ पर ए ने
मर्डर कमिट नहीं करा है लेकिन कल्पेबल होमिसाइड कमिट करा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड ए बेलीफ ए इज एक्साइटेड टू सडन एंड वियोलेशन पैसन बाय द अरेस्ट एंड किल जेड। तो यहाँ पर ए जो लॉफुली अरेस्ट हुआ है जेड के द्वारा, और उस केस में ए सडन और वॉयलेंस के द्वारा पैशन के रखते हुए अरेस्ट जो जेड के द्वारा किया गया है उसको मार देता है। तो यहाँ पर वो मर्डर कमिट कर देता है। यहाँ पे कोई भी प्रोवोकेशन का प्रोविज़न नहीं आएगा एंड कल्पेबल होमिसाइड का प्रोविज़न के अंतर्गत ये इंक्लूड नहीं होगा। वो पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर्स का लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा था, वहाँ उसका डिस्टर्बेंस कर देता है और उसको मार देता है, तो उस केस में ए मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक है, डी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए अपीयर एज ए विटनेस बिफोर जेड ए मजिस्ट्रेट। तो ए यहाँ पर विटनेस के रूप में जेड के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुआ है। जेड कहता है कि वो ए के डिपोजिशन पर बिलीव नहीं कर देता है, उस केस में अपने आप को परजर्व कर देता है और सडन पैशन के द्वारा उस वर्ड्स के द्वारा जेड को मार देता है। तो यहाँ पर ए ने मर्डर कमिट करा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ देते हैं कि ए अटैम्प्ट कर देता है पुल जेड नोज। मतलब यहाँ पर ए ने अटैम्प्ट करा जेड का नोज खींचने का, और जेड उस एक्सरसाइज में प्राइवेट डिफेंस के राइट में ए को प्रिवेंट करने के पर्पज से क्या कर देता है, सडन और वॉयलेशन पैशन के द्वारा उसको मार देता है। तो यहाँ पर वो मर्डर कमिट कर देता है। ठीक है, एफ इलस्ट्रेशन भी इसी प्रकार का है। तो हम एक्सेप्शन 2 पढ़ते हैं जिसमें हम culpable homicide is not murder if offender in exercising in good faith the right of private defense of person and property exceed the power given to him by law and caused the death of the person against whom he is exercising such right of defense premeditation and without any intention of doing more harm than it is necessary for the purpose of such defense। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर नहीं होगा अगर कोई ऑफेंडर गुड फेथ में अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर रहा है और जो कि किसी व्यक्ति से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन अगर जो पावर उसको दी गई है एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ के द्वारा जो पावर दी गई है, अगर उसमें किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर देता है अगेंस्ट वुमेन एक्सरसाइजिंग उस प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करते हुए इन एक्सीड पावर में बिना किसी प्रेमेडिटेशन के या बिना किसी इंटेंशन के कि उसको मोर हार्म हो सके, तो उस केस वेल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। जैसे कि हम आगे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं जेड अटेम्प्ट टू वर्शिप ए नॉट इन सच ए मैनर एज कोज टू ग्रीवियस हर्ट टू ए। तो ए को ग्रीवियस हर्ट के पर्पज से ना करते हुए ए ड्रॉ कर देता है आउट ए पिस्टल, मतलब अपना पिस्टल बाहर निकाल देता है और जेड उसको परसिस्ट कर देता है इन असॉल्ट करने के पर्पज से। तो यहाँ पर ए बिलीव गुड फेथ में ही कैन बाय नो अदर मीन्स, मतलब किसी और मीन्स के द्वारा प्रिवेंट नहीं कर सकता अपने आप को, और हॉर्शिप के द्वारा वो सूट कर देता है जेड पर। तो इस केस में ए ने मर्डर कमिट नहीं करा है लेकिन कल्पेबल होमिसाइड कमिट करा है। ठीक है, एक्सेप्शन 3 में हम पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट ओवर एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज द डेथ ऑफ बाय डूइंग एनी एक्ट विच ही इन गुड फेथ बिलीव टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर ड्यू डिस्चार्ज of his duty as such public servant without ill will towards the person whose death is caused। तो यहाँ पे बताया गया है कि कल्पेबल होमिसाइड किस केस में मर्डर नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट की सहायता करने वाला कोई व्यक्ति है जो पब्लिक जस्टिस के एडवांसमेंट में अपनी पावर का एक्सीड में पावर में यूज़ कर रहा है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो सकती है ऐसा कोई एक्ट करने से जो कि गुड फेथ में करता है या बिलीव करते हुए कि वो लॉफुल है, नेसेसरी है, अपना डिस्चार्ज कर देता है अपने फंक्शन को। तो पब्लिक सर्वेंट बिना किसी इल विल के ऐसा किसी व्यक्ति की डेथ कर देता है तो उस केस में वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ना कि वो मर्डर होगा। ठीक है, एक्सेप्शन 4 पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन इन सडन फाइट इन ए हीट ऑफ पैशन upon a sudden quarrel and without offender having taken undue advantage and acted in a cruel unusual manner। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होगा कि अगर वो कमिट होता है बिना किसी प्रेमेडिटेशन विदाउट किसी प्री प्लान के द्वारा या सडन फाइट हुई है वहाँ पे हीट ऑफ पैशन के द्वारा, मतलब इसने एग्रेसिव भाव में या सडन क्वारल हुआ है, अचानक से झगड़ा शुरू हो गया है बिना ऑफेंडर की इंटेंशन से या उसके अनड्यू एडवांटेज के द्वारा या उसके क्रूल या अनयूजुअल मैनर के द्वारा, तो उस केस में वो मर्डर में इंक्लूड नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड इंक्लूड होगा।
ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, इट इज़ इमेटेरियल इन सच केस वेदर द पार्टी ऑफर द प्रोवोकेशन एंड कमिट द फर्स्ट असोल्ट। तो यहाँ पे जो इमेटेरियल होगा ऐसे केस में, किस केस में, कि अगर कोई पार्टी प्रोवोकेशन को ऑफर कर देती है या फर्स्ट असोल्ट कर देती है, मतलब एज ए पार्टी अदर कोई पर्सन ऑफेंडर के बजाय जो कि प्रोवोकेशन को ऑफर कर देती है ऑफेंडर को, और फर्स्ट ही अगर असोल्ट क्रिएट कर देती है, तो उस केस में ऑफेंडर उस पावर तक के उस व्यक्ति से प्रिवेंट कर सकता है अपने आप को, या सेल्फ डिफेंस का पावर यूज़ करते हुए अपने आप को बचा सकता है। उससे एक्सीड पावर का यूज़ करने पर अगर वो उसकी डेथ कर दे तो उस केस में वो मर्डर में इंक्लूड होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें इसकी एक्सेप्शन 5 पढ़ते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर एंड सफर डेथ एंड टेक द रिस्क ऑफ द डेथ विथ हिज ओन कंसेंट। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति डेथ करवाता है जो कि 18 अबव है और जो कि डेथ से सफ़र कर रहा है या ऐसी कोई रिस्क ले रहा है जिससे कि उसकी डेथ हो सके, अपनी इंटेंशन से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कोई रिस्क करने का पर्पस देता है, तो वहाँ पर वो मर्डर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए बाई इंस्टिगेशन voluntary causes Z a person under 18 year of age commit suicide here on the account of Z youth he was incapable of giving the consent of his own death, A has therefore abetted the murder। तो यहाँ पर A ने इंस्टिगेट करा कि वो अपनी Z अपनी वॉलंटरी कॉजेज डेथ कर ले जो कि 18 ईयर से अबव है, जो अपने सुसाइड करने के पर्पज से उसको इंस्टिगेट करता है, और ए इस केस में इनकेपेबल है अपनी कंसेंट देने के लिए जेड के पर्पज से, तो यहाँ पर ए ने उसको अबैट करा है मर्डर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं, 300 में दिया गया है कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होगा, अगर जब यहाँ पर इंटेंशन होगा उसकी डेथ करने का, या फिर इंटेंशन होगा फैटल बॉडीली इंजरी करने का, या फिर नॉलेज होगी इस एक्ट को डेंजरस बनाने का, या फिर एक्सट्रीमली डेंजरस एक्ट करने का बिना किसी एक्सक्यूज़ के, तो वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही हमें डिफरेंस बता दिया गया कि मर्डर में हाईली प्रोबेबिलिटी होगी डेथ की, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन नॉलेज होगी इस प्रोबेल। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा मर्डर में, लेकिन जो कल्पेबल होमिसाइड में 5 एक्सेप्शन है। पनिशमेंट में हमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है मर्डर में, और कल्पेबल होमिसाइड में हमें डेथ और 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट दी गई है। तो हम आज की क्लास यहीं ओवर कर देते हैं। सो आई होप दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम। कि इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लीगल फैक्ट्स पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं एंड मैं उनका आंसर कर दूंगी। सो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल लीगल फैक्ट्स। तो आगे के प्रोविज़न हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे जो हमारे सेक्शन 301 से स्टार्ट होंगे। सो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।